नमस्कार। देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। देश की राजनीति का समग्र मानचित्र बदलने वाला है। जी हाँ, भारत की अब तक की जो राजनीति है वो 360 डिग्री पर घूम जाएगी। 2029 का जब चुनाव होगा लोकसभा का, तो वो बदली हुई राजनीति की परिधि में होगा। यहां बहुत कुछ नया होगा, बहुत कुछ अलग होगा, बहुत कुछ परिवर्तनकारी होगा। और वो जो कुछ होगा उससे बहुत सारे दलों के समीकरण बिगड़ जाएंगे, बहुत सारे नेताओं के समीकरण बिगड़ सकते हैं। और इसी तरह कुछ का लाभ हो सकता है, कुछ दलों का लाभ हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन का चिराग आ जाएगा क्या? वैसे कुछ कुछ मानिए। और एक पूरी पीढ़ी गुजर गई भारत में, उसके बाद ये परिवर्तन की बयार अब शुरू होने जा रही है, जिसकी शुरुआत हो जाएगी अगले वर्ष के आरंभ से, यानी 2025 की शुरुआत में उस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। वो कार्यक्रम क्या है? वो कार्यक्रम है जनगणना। यूं तो जनगणना बड़ा सरल चीज लगती है कि भाई जनगणना है, लोगों की गिनती हो जाएगी। जनगणना इस बार क्यों अलग है वो फिर कभी और चर्चा करेंगे। आज मैं बता रहा हूं जनगणना हो जाने के बाद फिर और क्या क्या होगा जिससे देश की राजनीति बदल जाएगी। आज उस पर चर्चा। जनगणना कैसी होगी इस बार, औरों के पिछली जनगणनाओं से अलग कैसे होगी, उस पर फिर कभी चर्चा कर लेंगे। तो जनगणना हो जाने के बाद 2025 से शुरू होगी, 26 तक खत्म हो जाएगी। एक साल के भीतर जनगणना समाप्त होनी है। और इस बार जनगणना में सहूलियत ये भी रहेगी कि तकनीक का इस्तेमाल बहुत है। अब तो पहले जैसी स्थिति नहीं रहेगी कि सब कुछ हाथ से ही लिखना पढ़ना। तो अब जनगणना 26 में खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सबसे बड़ी चीज होगी कि देश में नया परिसीमन होगा, यानी देश में लोकसभा क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण होगा। कोई मौजूदा, मान लीजिए कोई आज लखनऊ लोकसभा क्षेत्र, पुनर्परिसीमन का मतलब होगा, परिसीमन का मतलब होगा उसमें से कुछ मौजूदा कुछ हिस्सा कटे, कुछ नया जुड़े। कोई इलाका कटा, कोई दूसरा नया जुड़ा, तो गड्ढम गड्ढ हो जाता है। ऐसे नहीं जैसे कोई चीज डाली, उसमें मसाले डाले, फिर हिला दिया क्या? तो भारत की राजनीति ऐसे ऐसे हिल जाएगी परिसीमन से। और मुद्दत से रुका हुआ परिसीमन 70 के दशक में हुआ था। और परिसीमन के बाद भारत की लोकसभा की सीटें बढ़ जाएंगी। अभी 543 सीटें हैं, फिर ये 850 के आसपास कहीं जाके, 830 के आसपास कहीं जाके संख्या रुकेगी, ऐसा माना जा रहा है। सोचिए, हम लोगों ने जब से पत्रकारिता शुरू की तब से हम सीटों की संख्या उतनी देख रहे हैं। हमारी उम्र की जो पीढ़ी है वो मानकर ही चल रही कि भाई लोकसभा का मतलब इतनी सीट है। अब वो दृश्य बदल जाएगा। अब हो जाएगा लोकसभा का मतलब 830 सीट। ये बड़ी चीज है। अब सीटें बढ़ेंगी तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक दलों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ज्यादा, राजनीतिक कार्यकर्ताओं में प्रतिस्पर्धा और ज्यादा बढ़ेगी। और अभी जो भारत का एक लोकसभा का निर्वाचित प्रतिनिधि
जितनी बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहा है लोकसभा में, वो अव्यवहारिक भी है। 25 लाख 30 लाख की आबादी, 40 लाख की आबादी का प्रतिनिधित्व एक आदमी कर रहा है। आप उससे कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि सबके साथ न्याय कर सकता है? इतनी बड़ी बड़ी लोकसभा सीटें हैं, उनको लॉजिकल बनाया जाए, तर्कपूर्ण बनाया जाए, औचित्यपूर्ण बनाया जाए, व्यवहारिक बनाया जाए, यही परिसीमन होगा, यही है परिसीमन। और एक तय हो जाएगा कि भाई 20 लाख पर एक लोकसभा सदस्य देना है या 15 लाख पर देना है, इस तरह का जो भी एक तरीका है, एक फॉर्मेटिंग हो जाएगी। एक तो ये बड़ा बदलाव आ जाएगा, और इसके बाद एक और बदलाव आना है। जब 830 सीटें हो जाएंगी, हाँ यहां एक बात और समझ लीजिए, 830 सीट का फंडा हमारे आपके दिमाग में रहा हो या ना रहा हो, लेकिन जो लोग देश चलाते हैं उनके दिमाग में आगे की चीज़ें रहती हैं। इसीलिए जो नया लोकसभा का नया संसद का भवन बना, संसद का नया जो भवन बना है, उसमें लोकसभा का जो सदन है, उस सदन में 850 सीटें रखी गई हैं, इसीलिए बनवाई गई हैं कि 850 आराम से वहां बैठ सकें। सोचिए, अब परिसीमन हो जाने के बाद, लोकसभा का आकार बढ़ जाने के बाद, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले भारत की संसद ने विधायिका में, यानी विधानसभाओं और लोकसभा में, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के विधेयक को मंजूरी दी थी, और वो कानून बन चुका है। ठीक, नरेंद्र मोदी के अब तक के कार्यकाल में जो कुछ बहुत ऐतिहासिक फैसले हुए, उनमें एक ये भी फैसला है। 3 दशक तक महिला आरक्षण संसद भवन में हिचकोले खाता रहा था, 3 दशक तक। यानी कितने प्रधानमंत्री, देवी गौड़ा, वाजपेयी जी, नरसिंह राव, मनमोहन सिंह, कितने आए और गए, गुजराल, बिल नहीं, ये महिला आरक्षण पारित नहीं हुआ। ये मोदी थे जिन्होंने पूरी प्रतिबद्धता के साथ, संकल्पबद्धता के साथ महिला आरक्षण पारित करा दिया। देश की आधी आबादी के लिए वो एक बड़े सपने का पूरा हो जाना जैसा था। अब वो भी इसी जनगणना के बाद, परिसीमन के बाद महिला आरक्षण का निर्धारण के कौन सी सीटें, 1/3 कौन सी सीटें होंगी जो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। वो रोटेशन से होंगी, एक बार एक 33% सीटें, 5 वर्ष बाद वो दूसरी सीटें, ऐसा माना जाएगा। रोटेशन से वो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लेकिन सोचिए, राजनीति की दिशा और दशा क्या होगी जब 1/3 महिला उम्मीदवार हर दल को खड़ा करना होगा लोकसभा के लिए, कांग्रेस को भी, भाजपा को भी। सोचिए, और सदन की स्थिति क्या होगी जब 1/3 सीटों पर जीतकर भारत की मातृशक्ति लोकसभा में प्रवेश करेगी। वो दृश्य सोचिए, कितना ऐतिहासिक और क्रांतिकारी दृश्य होगा। भारत की मातृशक्ति, भारत की स्त्री शक्ति को इससे बड़ा सैल्यूट और कोई नहीं हो सकता, जो 29 में लोकसभा में होगा। वो सच में नारी का वंदन होगा, नारी शक्ति का वंदन होगा। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि राजनीति का सारा कील कांटा बदलने वाला है, बहुत कुछ बदल जाएगा। सारे देश की जितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं, सब की ट्रिमिंग हो जाएगी। जैसे दाढ़ी की ट्रिमिंग होती है, वैसे उनके साइज को व्यवहारिक किया जाएगा, ताकि फिर सांसद हो जाएंगे 830, और 1/3 हो जाएंगी उसमें महिलाएं। इसलिए जो जनगणना का काम शुरू होने जा रहा है, और जनगणना में भी एक चीज तो है कि
इस बार संप्रदाय का भी कॉलम होगा ऐसा बताया जा रहा है। रैदासी संप्रदाय, बोहरा संप्रदाय, लिंगायत, बोकालिका, ये संप्रदाय है, इनका भी उल्लेख होगा। यानी धर्म और जाति के बीच की चीज है संप्रदाय, धर्म से छोटी, जात से बड़ी। अब इस बार उसका भी एक कॉलम होगा ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि सरकार ने अभी इस पर कोई आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की है कि जनसंख्या का फॉर्मेटिंग क्या होगी जनगणना की, लेकिन सूत्रों के हवाले से चर्चा ऐसी है कि उसमें धर्म के अतिरिक्त संप्रदाय का भी उल्लेख होगा कि आप किस संप्रदाय को बिलोंग करते हैं, उसका भी उल्लेख करना होगा। तो विपक्ष की जातिगत जनगणना की मांग के एवज में नरेंद्र मोदी संप्रदायों की गिनती करा लेंगे। जनगणना तो एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक कोविड के चलते देर हो गई, अन्यथा होती ही रहती है। जनगणना के बाद जो भारत में होने जा रहा है वो महत्वपूर्ण है, उस पर निगाह रखिए। धन्यवाद।